नाल्टीन, Yes, ma'am. low birth weight babies. What do you understand by low birth weight baby? मैम वही प्रीटर्म बेबी, पोस्टर्म बेबी, ये सब पढ़ा था इसमें। लो बर्थ वेट बेबी का मीनिंग क्या है? फुल फॉर्म क्या है लो बर्थ वेट बेबी की? मैम एट बर्थ जो जिस बेबी का वेट लो होता है, उसकी क्या लो जेस्टेशनल होता है? एज पूरी होती है, बट उसका वेट उसका लो, यानी कि 25,000 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, उससे कम होता है, मतलब कि 2.5 kg से कम होता है उसका वेट, तो वो लो बर्थ वेट बेबी में आता है। इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था? डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन की थी कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ द बेबी वेट लेस देन 2500 ग्राम कॉल्ड लो बर्थ वेट बेबी। और इंडिया में अराउंड 30 से 40% जो नए बॉर्न होते हैं वो लो बर्थ वेट बेबी ही बॉर्न होते हैं, है ना? उसके बाद हमने लर्न किया था दैट लो बर्थ वेट बेबीज जो होते हैं उन्हें माल न्यूट्रिशन या फिर एडल्टहुड में हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। देन हमने लो बर्थ वेट बेबी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जो आप बता रहे हो ना मुझे, दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द लो बर्थ वेट बेबी। जैसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। पूजा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी कौन से होते हैं? पूजा, वेरी लो बर्थ बेबी हम किसे बोलेंगे? बेबी लो बर्थ बेबी मैम बोलते हैं जो 1.5 kg से कम होते हैं। ओके। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी? मैम जो 1 kg जो से कि भी। मैम 1 kg से भी कम होते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड द टॉपिक लो बर्थ वेट बेबी, राइट? यस मैम। यस मैम। लेट्स मूव ऑन। मैम आपने इसका पीडीएफ नहीं भेजा था। पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट इज हाउ यू विल प्रिवेंट द लो बर्थ वेट बेबी। आप कैसे लो बर्थ वेट बेबी से प्रिवेंट कर सकते हो? तो उसके प्रिवेंट मतलब बचाओ, कि लो बर्थ वेट बेबी ना हो, बेबी हेल्दी रहे। उसके लिए हमें क्या करना है? ऑप्टिमल केयरिंग एंड द रेयरिंग ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन। जो गर्ल चाइल्ड होती है उसकी हमें क्या करनी है? ज्यादा केयर करनी है। इम्प्रूवमेंट इन द फीमेल लिटरेसी, फीमेल की लिटरेसी यानी उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें एम्पावर करना है, ताकि सोसाइटी में अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए वो डिसीजन ले सके। प्रमोशन ऑफ द फैमिली लाइफ एंड द मदर क्राफ्ट एजुकेशन अमंग द टीनेजर्स। तो टीनेजर्स को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। अवॉइडेंस ऑफ द अर्ली मैरिज एंड टीनेजर प्रेगनेंसी। तो जितना हो सके हमें हम जब टीनेजर को एजुकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? उससे जो टीनेजर प्रेगनेंसीज होती हैं वो क्या होंगी? अर्ली मैरिज एंड प्रेगनेंसी वी हैव टू अवॉइड, बिकॉज टीनेजर प्रेगनेंसी और जो अर्ली मैरिज होती है उसके बाद जो बेबी बॉर्न होते हैं, ऐसे बेबी क्या होता है? जनरली लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, IUGR, ठीक है? हेल्थ चेकअप, जर्नल गाइडेंस, वैक्सीन बिफोर मैरिज। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई फीमेल प्लान कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए, then we have to guide and a right way that they have to follow all the instructions, okay, and guide regarding उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। कंसेप्शन से पहले उन्हें अपने आयरन, फॉलिक एसिड ये सब का इन्वेस्टिगेशन कराना है। अगर कोई बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसे फुलफिलमेंट करनी है, ताकि कंसीविंग के टाइम पे बेबी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, कोई डेफिशिएंसी ना हो। बिकॉज जब मदर कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। अगर मदर की बॉडी में पहले से कोई डेफिशिएंसी है तो क्या होगी? और वो और ज्यादा उसका लेवल कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? और मदर को बोलना है कि वो प्रॉपर वैक्सीनेट रहे।
इंश्योरिंग द इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ऑफ द एटलीस्ट 3 ईयर, और 2 प्रेगनेंसी के बीच में 3 ईयर का गैप मेंटेन करना है। ऑप्टिमल गुड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू ऑल द वुमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो एटलीस्ट वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ द एंटीनेटल केयर ले, यानी कि 3 एंटीनेटल विजिट मिनिमम, ठीक है। एंड इफ शी हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ईच मंथ उसे विजिटिंग करनी चाहिए, अंडरस्टूड, so that we have to find out the complication in early stage, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेशन फर्दर हमें आते हैं, जैसे कि फीमेल अगर रेगुलर अपना चेकअप करवाती है तो उसका बीपी हम मॉनिटर करते हैं, शुगर मॉनिटर करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर फीमेल को फर्दर लाइक हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या फिर डायबिटिक मेलाइटस है, तो उसे हम अर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वो पहले हम उसका वो चेकअप के लिए नहीं आएगी और बाद में जाके पता चला है, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन की जो कंडीशन होगी वो प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए मदर को जितना हो सके करना, एंटीनेटल विजिटिंग करनी है, स्पेशली कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है, इनहैंस द कैलोरी इनटेक, जो कैलोरी इनटेक है उसे बढ़ाना है, आयरन सप्लीमेंट्री बढ़ानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड अर्ली रिकॉग्निशन प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, अगर प्लेसेंटल डिस्फंक्शन है तो उसे अर्ली रिकॉग्नाइज करना है। कैसे पता चलेगा, जब मदर हॉस्पिटल आएंगी, विजिट करेगी, जब उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर यूटीआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआई? जी मैम, यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया एंड डिफेक्ट during pregnancy. Now advise the बिफोर मैरिज हाँ, बोलो कौन सी वैक्सीन लेते हैं? बोलो बच्चे। मैम बिफोर मैरिज वैक्सीन कौन सी लेते हैं? बिफोर मैरिज ऐसा कोई वैक्सीन नहीं लेते, लेकिन जो हमारा वैक्सीनेशन होता है 18 ईयर का, बर्थ से लेके और 18 ईयर का जो वैक्सीनेशन है वो फीमेल का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, जैसे हम टीटी के लिए तो कहते हैं कि कोई आपको आयरन कट लगता है या कट लगता है तो आपको वहाँ पे टीटी इंजेक्टेबल्स करवाने हैं। अगर कोई डॉग बाइट हुआ है तो रेबीज का इंजेक्शन आपको उस टाइम पे लेना है। प्रेगनेंसी से पहले कोई ऐसा वैक्सीनेशन नहीं आता कि आपको लेना है। कहने का मतलब है जो वैक्सीनेशन नॉर्मल वैक्सीनेशन है, स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन है ना, 0 to 18 वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए टीनेजर प्रेगनेंसी नहीं देखे ना, खाए के बाद आए हैं। क्या बोल? ओके मैम। Avoidance of the physical labor, emotional stress, sex during the third trimester of the pregnancy. तो आपको कोई भी इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं होना है, इमोशन और सेक्स ड्यूरिंग स्पेशली थर्ड टाइमेस्टर को क्वाइटस नहीं करना है, ठीक है। केयर ऑफ द लो बर्थ पेट बेबी, अब अगर लो बर्थ पेट बेबी बॉर्न हो गया तो आपको कैसे केयर करनी है, कॉर्ड को क्लैम्प करना है, ठीक है। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग आप उसमें कर सकते हो, बट अगर RH नेगेटिव मदर है तो आप डिले कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करोगे, ठीक है। कॉर्ड की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर आप लॉन्ग कट करोगे। अगर बेबी एनीमिक है तो हम इजीली कॉर्ड के थ्रू ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। बेबी शुड बी रैप्ड इंक्लूडिंग द हेड इन अ स्टाइल वार्म वाटर, तो हेड को हीट को प्रॉपरली बेबी को प्रॉपर रैप करना है ताकि उसकी बॉडी से जो हीट है वो आउट ना हो और बेबी हाइपोथर्मिया में ना जाए। बिकॉज अगर बेबी लो बर्थ पेट बेबी है तो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में एबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसे कम्प्लीटली कवर करना है। Then the management, but you have to do to maintain the body temperature of the baby. This is important because अभी तक तो बेबी कहाँ था, वूम में था, यानी मदर के एब्डोमेन में था, यानी कि यूट्रस में था। वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ था इन्वायरमेंट का, वो कैसा था, मदर की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही थी। अब बेबी आउटर वर्ल्ड में आ गया है, उसे अपनी ओन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। अगर लो बर्थ पेट बेबी है तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, वार्म
रेडियंट एनवायरनमेंट में बेबी को रखते हैं, कंप्लीट कवर अप रखते हैं, हेड एंड फीट उसका कवर करते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमें देखना है कि बेबी का टेम्परेचर कितना है। बेबी आर द बेस्ट प्लेस इन द इंक्यूबेटर। जो स्मॉल बेबीज होते हैं बेस्ट है कि उन्हें इंक्यूबेटर में प्लेस किया जाए अंडर द इंक्यूबेटर ऑनली, सो दैट कि हम उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, रेडिएंट एनवायरनमेंट के थ्रू हम उनका टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकें, मेंटेन कर सकें। रेस्पिरेटरी सपोर्ट अगर नीडेड है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना, अगर नीड नहीं है तो जरूरत नहीं है। टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, बिकॉज बेबी will get a more thing to get the infection. They are more prone to get the infection. So क्योंकि बेबी की जो इम्यूनिटी होती है वो डेवलप नहीं होती है एट द बर्थ टाइम। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे इन्फेक्शन से? क्लीन हैंड से बेबी को टच करना है। बेबी को कोई भी प्रोसीजर हम करवा रहे हैं तो क्लीन हैंड होने चाहिए हमारे। बेबी को डर्टी नहीं रखना है, ठीक है। जैसे वो फीसेस पास कर रहा है, यूरिन पास करना है तो उसका डायपर प्रॉपरली चेंज करना है, उसकी बॉडी अच्छे से क्लीन करना है। एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर कोई इन्फेक्शन है बेबी को या कोई प्रॉब्लम है तो उसको एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करनी है। प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, मदर नहीं है। ब्रेस्ट फीड बेबी को देना है। क्या हो गया बच्चे? एनी प्रॉब्लम? म्यूट करें हम। तो म्यूट कर लो। हम बोल सके थे। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। Okay. So understood the low birth weight baby. Now today we'll discuss about the hemolytic disease of newborn. So hemolytic disease means related to the blood. Blood से related disease condition newborn में कौन-कौन सी होती है? ठीक है? So it is an autoimmune condition that develop in a fetus. Okay, when a IgG molecule, one of the 5 main type of the antibodies produced by the mother pass through the placenta. Okay, तो ये क्या है? ऑटोइम्यून कंडीशंस है जो क्या होती है, डेवलप होती है फीटस में, जब मदर का आईजीजी जो एंटीबॉडीज, हमारे 5 मेन जो एंटीबॉडीज हैं उसमें से आईजीजी वो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके बेबी में ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, it's an autoimmune condition that develop in the fetus when the autoimmune condition कब डेवलप होती है? हेमोलाइटिक डिजीज कंडीशन का है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, वो कब डेवलप होती है? फीटस में आईजीजी मॉलिक्यूल जो कि क्या है, मदर के इम्यून में, यानी कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड हो रहा है, इम्यून मॉलिक्यूल है जो ट्रांसमिटेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस। तो IgG molecule one of the 5 main types of the antibodies, जो हमारी बॉडी की 5 मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं उसमें से IgG एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है मदर की बॉडी से। ठीक है, और मदर की बॉडी से वो प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा के बैरियर क्रॉस करके फीटस में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद वो क्या करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसी को अट्रैक्ट करता है फीटस सर्कुलेशन में। हेमोलाइटिक डिजीज इतना समझ में आया? यस मैम। दोबारा बोलना है तो बताओ। मैम एक बार और बोल दो। एक बार और बता दीजिए मैम। ओके, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो हेमोलाइटिक डिजीज कौन कौन सी होती है न्यूबॉर्न में? हेमोलाइटिक डिजीज समझ में आए? हेमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? हेमोलाइटिक डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज कंडीशन जिसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है,
रिलेटेड टू ऐसी कंडीशन जहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है ना हमारी बॉडी में, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है, ये तो पता है ना आपको, पता है? यस मैम। जो रेड ब्लड सेल्स होती है बच्चे, उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, हीमोलाइटिक डिजीज अराइज होती है। ठीक है, अब ये हीमोलाइटिक डिजीज क्या है? ठीक है, तो इट इज एन ऑलियो इम्यून कंडीशन। ऑलियो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या होता है, सेम स्पेसिस के पर्सन से नॉन सेल्फ एंटीजन प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है बॉडी को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हम हमेशा चेक करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो जो ब्लड ट्रांसमिटेड हो रहा है वो पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर वो पेशेंट के ब्लड से मैच नहीं करता है तो वो एक ह्यूमन का ब्लड। ठीक है, लेकिन क्या है, ब्लड में भी क्या होते हैं, ब्लड टाइप्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक फॉरेन एंटीजन है। ठीक है, जो कि पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। अब जो पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, रिएक्शन करता है ना। यस मैम। अंडरस्टूड। तो ऑलियोइम्यून कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इम्यून क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है अगेंस्ट द एंटीजन फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेम स्पीस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर और बेबी है। ठीक है, दोनों ह्यूमन है। ठीक है, बेबी मदर के वूम में है। लेकिन अब क्या है कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, नेगेटिव, और बेबी का ब्लड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब मदर का ब्लड बेबी के बॉडी में एंटर होता है तो मदर का जो ब्लड है वो बेबी की बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बेबी तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है। ठीक है, जब नेगेटिव पॉजिटिव में एंटर करेगा तो क्या होगा, जो हमारे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेबी क्या है, बेबी पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव क्या है, क्यों है? फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है। जैसे कि बैक्टीरिया से या पैरासाइट से या वायरस से हमारी बॉडी फाइट करती है ना, हमें बचाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए वो हमें उससे बचाती है। ठीक है, वैसे ही के एंटीजन होते हैं, ब्लड एंटीजन, जो क्या है, हमारी ओन बॉडी में प्रेजेंस नहीं होते, किसी अदर की बॉडीज हमारी बॉडी में आते हैं जो सेम स्पेसिस के होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जब रिस्पॉन्स करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका डिस्ट्रक्शन होती है। So it is an autoimmune condition that develop in a fetus। एक ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन जो डेवलप होती है फीटस में, यानी फीटस यानी बेबी में कंडीशन ये डेवलप होती है, यानी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप होती है फीटस में। व्हेन कब होती है, द आईजीजी। आईजीजी क्या है, एक एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी में 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में कौन कौन से 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं? नो मैम। नो मैम। मैम WBC होते हैं ना, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का मतलब है, देखो हम 5 इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये एंटीबॉडीज क्या है, हमारी इम्यून सिस्टम है। ठीक है,
हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, जहाँ पे बहुत सारे वायरसेस होते हैं, है ना। हमारे चारों तरफ अगर हम सांस ले रहे हैं तो उससे ही बहुत सारे वायरस हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम क्लीन तो करते हैं अच्छे से, उससे हम उससे फूड को बनाते भी हैं, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, वो इम्यून सिस्टम में 5 एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन से। ठीक है, जैसे IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। ठीक है, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G। समझ में आ गया? GDGEM A। ठीक है, यस मैम। अंडरस्टूड। अब ये जो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, ई होता है और ADGEM। ठीक है, अब जो ये इम्यूनोग्लोबिन जी है, ये मदर की बॉडी से ट्रांसमिटेड होता है और फीटस में चला जाता है। कहाँ से जाएगा, क्योंकि मदर से फीटस में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के थ्रू मदर की बॉडी से, ब्लड से IgG फीटस में एंटर होता है क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, जो प्लेसेंटल बैरियर है उसे क्रॉस करके मदर की बॉडी में एंटर होता है IgG। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द मदर पास थ्रू आउट द प्लेसेंटा। ठीक है, जो क्या कर रही है, तो मदर प्रोड्यूस कर रही है IgG को, जो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और बेबी की बॉडी में एंटर होता है। इतना समझ में आ गया अभी तक? यस मैम। It is an autoimmune condition that develops in the fetus when, अभी एक autoimmune condition यानी कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब ये फीटस में कब डेवलप होती है, जब मदर का जो IgG मॉलिक्यूल है, एंटीबॉडीज का जो IgG मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या करता है, पास होता है प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई हो रही है फीटस में, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन सप्लाई हो रही है फीटस में, तो प्लेसेंटा के थ्रू ये IgG क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को पास होता है और बेबी के सर्कुलेशन में एंटर करता है। ठीक है, और एंटर करने के बाद ये बेबी के सर्कुलेशन में जाके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, यानी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑलियोइम्यून कंडीशन। ठीक है, अब हीमेटोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, मैं आपको सिर्फ बताया ऑलियोइम्यून कंडीशन क्या होती है। ठीक है, हम बात करते हैं हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कौन कौन सी हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन होती है, जैसे फीटो मैटरनल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। जब फीटो मतलब फीटस, मैटरनल मतलब मदर, जब मदर और ब्लड का ग्रुप, मदर और बेबी का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी कि मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, तो जब मदर का ब्लड IgG एंटर करता है बेबी के ब्लड में, तो क्या होता है, बेबी का ब्लड जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, तो ऑलियोइम्यून कंडीशन अराइज होती है। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी रेसिस इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि देखो पहले तो ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप मान लो कि वैसे तो क्या होता है, अगर मान लो मदर A ब्लड ग्रुप की है, बेबी B ब्लड ग्रुप का है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं होता है। जनरली O एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल तो होता है, ठीक है, लेकिन जो O जो ब्लड ग्रुप है, मैं सिर्फ ग्रुप की बात कर रही हूँ, फैक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो O ब्लड ग्रुप है, अगर मदर O ब्लड ग्रुप की है और बेबी A या फिर B है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता है, सॉरी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। रेसिस इनकम्प्लेटिबिलिटी, जैसे मैंने कहा मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, तो वहां पे बेबी क्योंकि पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, तो बेबी के लिए मदर का जो नेगेटिव आरबीसी है वो क्या एज अ फॉरेन बॉडी है और वो फाइट करेगा तो आरबीसी क्या होंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एबीओ ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीज डेड सेल फ्रेजिलिटी, इंक्रीज डेड सेल फैसिलिटी मतलब कंजेनाइटल सिफ्रोसाइटोसिस, ठीक है। ये मैं आपको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उसका साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। डेफिशिएंट रेड सेल एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें रेड सेल जो एंजाइम्स होता है वो डेफिसिट होता है जिसकी वजह से ऑटोइम्यून कंडीशन अराइज होती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो क्या करती हैं, ये कुछ डिजीज कंडीशन है जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। दोबारा बताऊं उसे मैं, सुनो। हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे हीमोलाइसिस होता है, हीम डाइल्यूट होता है, डिसॉल्व होता है, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, उसे बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन, ठीक है। अब डिजीज कंडीशन क्यों होती है न्यूबॉर्न में, क्योंकि मदर के ब्लड से एजीजी यानी कि जो एंटीबॉडीज है एजीजी वो ट्रांसमिट होता है, बेबी के ब्लड में एंटर करता है और उसकी वजह से बेबी के जो ब्लड होता है उसके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाती है और बेबी में हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन अराइज होती है। हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन में हीम का डाइल्यूजन होता है, यानी हीम क्या होता है, डिसॉल्व होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक डाउन होना, और आरबीसी अगर ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा, बेबी एनेमिक हो जाएगा, उसकी बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया, अंडरस्टूड। यस मैम। स्टूडेंट इतना समझ में आ गया है। यस मैम। आप देखो मैंने कहा कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कब होगा, मदर का आईजीजी क्रॉस किया प्लेसेंटा के थ्रू, बेबी के ब्लड सर्कुलेशन में एंटर किया और आरबीसी को अटैक कर दिया। अब आरबीसी का अटैक इसलिए किया क्योंकि आरबीसी जो है, जो बेबी की आरबीसी है और जो मदर का आईजीजी है, दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उसने अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बेबी का आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया तो यानी कि बॉडी में जो एचबी है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। और हीम का डाइल्यूजन हो गया, मतलब हीम डाइल्यूट होगा तो बेबी एनीमिक हो जाएगा। जब बॉडी में क्या होता है, एचबी डिक्रीज होता है तो बिलिरुबिन क्या होता है, बढ़ने लगता है और बेबी को जॉइंडिस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा किस कंडीशन में होता है, इसने लिखा है फर्स्ट कंडीशन है फीटो मैटरनल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जब मदर और बेबी के ब्लड ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी कि या तो ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होता या फिर जो फैक्टर होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। ब्लड ग्रुप यानी कि ए बी ओ, ठीक है। और रेसिस इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ए क्या है, ब्लड ग्रुप है, और रेसिस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी फैक्टर जिसे हम बोलते हैं आरएस फैक्टर, ठीक है। अब अगर इनमें इनकम्पैटिबिलिटी है यानी कि एक जैसा नहीं है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि बेबी के लिए तो वो एज अ फॉरेन बॉडी है तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन होगा। इंक्रीज रेड ब्लड सेलिबिलिटी, अगर क्या होता है कोई ये क्या है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। और जब रेड रेड सेल जो एंजाइम्स होते हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं तो भी ये डिजीज कंडीशन राइज होती है और रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम इन कंडीशन को वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में कि ये कंडीशन का मीनिंग क्या है। अब इतना समझ में आई, यस और नो। अंडरस्टूड टू ऑल। एनम, एनम सेकेंड ईयर,
यस मैम। इतना समझ में आया? बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूजा, यस मैम। समझ में आ गया इतना? यस मैम। तो बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? Now the feto-maternal blood group incompatibility are the commonest cause of the hemolysis in the newborn. ठीक है, जो फीटो मैटरनल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है जो कंपैटिबिलिटी नहीं होती ब्लड में, यानी कि ब्लड एक जैसा नहीं हो रहा, तो कंपैटिबिलिटी भी नहीं होगी, या तो ब्लड अलग होगा या फिर आर जो फैक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉज हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस की कंडीशन होती है न्यूबॉर्न में। ठीक है, हीमोलाइसिस मतलब जब रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। Hemolysis occurs when the fetus processes an antigen Rh or ABO which the mother does not have and become exposed, so produce example, and the immunoglobulin G cross the placental barrier to the fetus to produce the hemolysis of the red blood cells by the antigen antibody reaction। ठीक है, अब hemolysis उसने कहा कि फीटो मैटरनल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी जनरली क्या होती है, कॉमनेस्ट होती है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है, यानी ब्लड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है न्यूबॉर्न में। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हीमोलाइसिस होती है उसमें फीटस प्रोसेस द एंटीजन, फीटस में जो एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप और आरएच नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फीटस ए पॉजिटिव है, ठीक है, विच द मदर डज नॉट हैव, जो मदर में प्रेजेंट नहीं है, मदर ए नेगेटिव है, बेबी ए पॉजिटिव है। अब बेबी में क्या है, ए पॉजिटिव है, मदर में ए नेगेटिव है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इनकम्पैटिबल हो गया। अब अगर ये किसी कंडीशन में मिलते हैं तो वहां पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, यानी कि बेबी उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बिकम एक्सपोज सो प्रोड्यूस, ठीक है, ऐसा क्या होता है, जब एक्सपोज होता है तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है एंड इम्यूनोग्लोबिन जी। ये एग्जांपल कब होता है ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था कि बेबी के मदर के बॉडी से आईजीजी क्रॉस करता है प्लेसेंटा के थ्रू और बेबी की बॉडी में एंटर करता है, जिससे क्या होता है, क्योंकि बेबी की बॉडी में तो वो ब्लड प्रेजेंट ही नहीं है, वो आईजीजी प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और बेबी की बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, अंडरस्टूड, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे देखो इस पिक्चर में शो किया है कि आरएच नेगेटिव ब्लड सेल्स, आरएच पॉजिटिव ब्लड सेल्स। ठीक है, अब मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है, बेबी क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि मदर और बेबी का ब्लड मिक्सअप हो, तो उस कंडीशन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और बेबी क्या होगा, हीमोलाइसिस की कंडीशन में जाएगा और बेबी को हीमोलाइसिस डिसऑर्डर होने के चांसेस होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द हीमोलाइटिक डिजीज, हीमोलाइटिक डिजीज कब डेवलप होती है, फादर जो कि मेल पर्सन है वो आरएच पॉजिटिव है, मदर जो कि नेगेटिव, जो आरएच नेगेटिव है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर पॉजिटिव कंसीव करती है, यानी कि बेबी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, दोनों के ब्लड ग्रुप चेंज हैं, तो जब मदर का आईजीजी क्रॉस करेगा प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, जिससे बेबी एनेमिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें फर्स्ट था हमारा आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी में फर्स्ट डिसऑर्डर था आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट, अंडरस्टूड और नॉट? बोलो, इतना समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनम सेकेंड ईयर, नाजरीन, यस मैम। पूजा, मैम
मैम नाजरीन तो है नहीं। ओके पूजा आप बताओ। मैम इतना समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की डिजीज कंडीशन की। तो इसमें फर्स्ट है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच मतलब होता है जो आरएच फैक्टर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो मेरा आरएच क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो उसका आरएच क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जहाँ पे वो कंपैटिबल नहीं है, मिल नहीं रही है। जैसे बेबी का पॉजिटिव, मदर का नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। हाँ, तो RH incompatibility is a condition that develops when the pregnant woman has a RH negative blood and the baby in her womb has a RH positive blood. Okay, तो RH incompatibility condition कब अराइज होती है? जब मदर के ब्लड ग्रुप में RH नेगेटिव है और बेबी के ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव है. The antibody produced in the maternal breast crosses the placenta and destroy the erythrocytes of the fetus. तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं मैटरनल ब्लड से और वो क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को और डिस्ट्रॉय करती हैं एरिथ्रोसाइट ऑफ द फीटस. एरिथ्रोसाइट यानी कि जो आपके आरबीसी होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं. कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? जो मैटरनल यानी कि मदर की बॉडी का जो एंटीबॉडीज है यानी कि आईजीजी है, वो जब ट्रांसमिटेड होती है ब्लड के थ्रू. ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसमिट हो रही है वो? क्योंकि वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर देती है. तो वो क्रॉस करने के बाद एंटर होती है मैटरनल फीटल ब्लड में. अब बेबी के लिए तो वो क्या है, बेबी का तो पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो बेबी के लिए वो एक फॉरेन बॉडी हो गई. तो वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. मतलब एक तरह से वो फाइट करेगा. ठीक है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है ही नहीं. जब बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉरेन बॉडी है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो हमारी बॉडी उसके